जो चोर है वही तहसीलदार बन जाएगा और वही थानेदार बन जाएगा, तो वह किसके लिए सेवा करेगा? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो इसलिए जानबूझ करके बहुत सचेत तरीके से तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट करने के मकसद से पर्चों को लीक करवाया जा रहा है, नौकरियों को छात्रों नौजवानों को नहीं दिया जा रहा है। ये इतने बेशर्म है भाजपा वाले, ये कहते हैं कि 50 साल के बाद सारे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 50 साल के बाद लोगों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और प्रधानमंत्री 74 साल का बैठा हुआ है, वो उसकी बुद्धि काम करती है। मतलब प्रधानमंत्री की बुद्धि हमारे देश में काम करती है और आम कर्मचारियों की बुद्धि 50 साल में काम करना बंद कर देती है। मैंने आर का भी पेपर दिया था हाँ हाँ और यूपी पुलिस का भी डाला था, पेपर लीक हो गया। और अभी नेट का भी पेपर दिया, वह भी लीक हो गया, हाँ। वो तो रद्द हो गया है। लगातार ये चीज़ें जिस तरीके से लगातार चल रही हैं, हाँ। अब तो भरोसा ही नहीं होता है कि क्या उम्मीद लेकर के हम पढ़ें, क्या उम्मीद लेकर के तैयारी करें। ये बिल्कुल मतलब एक भयंकर स्थिति है और इसीलिए हम लोग को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। यही एनटीए जब नीट का पर्चा लीक हुआ था तो मानने के लिए तैयार नहीं था कि नीट का पर्चा लीक हुआ है। यही एनटीए के संदर्भ में जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो बेशर्मी के साथ कुर्सी से चिपका हुआ है, वो ये कह रहा था कि एनटीए में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने कह दिया मतलब सब कुछ साफ सुथरा है। लेकिन सच्चाई क्या है? जब छात्र देश भर में जगह जगह सड़कों पर उतरे, बेशक उन पर लाठीचार्ज हो गई, लेकिन छात्रों के आंदोलन के दबाव में एनटीए चीफ को हटाना पड़ गया। नीट के परीक्षा में जो पहले कहा जा रहा था कि एकदम साफ सुथरा परीक्षा हुआ है, जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन एनटीए ने अपने साइट पे डाला कि केवल एक सेंटर को छोड़ करके, वो भी जो संदिग्ध सेंटर है उसका नाम नहीं लिया था, एक सेंटर को लेकर के हर जगह परीक्षा समय से कराई जा चुकी है और हर जगह परीक्षा फेयर तरीके से हुई है। वही एनटीए मान रहा है कि 1563 लोगों को ग्रेस मार्क हमने दिया है। यह छात्रों के आंदोलन की। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आर.के. निषाद। स्वागत करता हूं आप सबका दर्शक न्यूज़ 24 में। बता दें कि इस वक्त हम प्रयागराज में मौजूद हैं और दोस्तों निरंतर आप लोग इन दिनों देख पा रहे होंगे, चाहे ट्विटर से लेके किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अगर आप जाएंगे तो लगातार लीक हो रहे पेपर को लेकर चर्चाएँ चल रही हैं। जिसमें आपने देखा होगा कि आरओ सहित यूपी पुलिस, फिर इसके बाद नीट के बाद आप लोगों ने देखा यूजीसी नेट सहित तमाम जो वैकेंसियाँ थीं जिनमें एग्ज़ाम हुए, एग्ज़ाम होने के बाद पेपर लीक, पता चला कि पेपर लीक हो गया। आखिर कहाँ से ये कमी रह गई कि आए दिन जो है पेपर लीक एक बार हो, 2 बार हो, 3 बार हो, चलता है कि कहीं से गड़बड़ी हो गई होगी, लेकिन निरंतर अगर पेपर लीक हो जाए तो क्या लगता है इसके पीछे कोई प्रयोजन है या फिर ये कोई सुनियोजित प्लान है या फिर सिर्फ छात्र छात्राओं को भ्रमित करने के लिए एक योजना है। बहुत सारी बातें जिन पर हम विस्तारपूर्वक बातचीत करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे छात्र और छात्राएं हैं, इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर आज क्यों इन लोगों को इस तरह से सड़कों में उतर कर गली कूचों पर घूमना पड़ रहा है, कहीं अधिकारियों के दफ्तर कार्यालयों पर जाना पड़ रहा है, जहाँ की इन लोगों को बैठकर कहीं ना कहीं पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए थी, और आज इस तरह से इस चिलचिलाती धूप में और इस भीषण गर्मी में लोग बाग चलकर सड़कों पर नाच रहे हैं। आइए सीधा इनसे जानते हैं कि दरअसल क्या है पूरा मामला। क्या परिचय हुआ आपका? मेरा नाम अविनाश है, दिशा छात्र संगठन से मैं जुड़ा हुआ हूँ जी। और आज हम लोग यहाँ पर एक मार्च निकाले हैं और एडीएम सिटी के जरिए राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपे हैं। हम लोगों का मुद्दा था जो लगातार देश भर में परीक्षाएं हो रही हैं, परीक्षाओं में धांधली हो रही हैं, जो लगातार पर्चा लीक हो रहा है, प्रतियोगी परीक्षाओं को टाल मटोल किया जा रहा है, छात्रों नौजवानों के सामने भविष्य का संकट खड़ा कर दिया गया है। इन तमाम चीज़ों के खिलाफ देश भर में हम लोग आज आह्वान किए थे देशव्यापी प्रदर्शन का, ज्ञापन देने का। तो देश के 13 राज्यों में हम लोग कर रहे थे। इसी क्रम में आज इलाहाबाद में भी हम लोगों ने राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा है, यहाँ से भेजा है। अविनाश जी, जिस तरह से आपने देखा कि एक के बाद एक कई पेपर लीक हुए, इससे पहले कभी आपने देखा कि इस तरह से लगातार कोई पेपर लीक हो, तो आपको क्या लगता है इस लीकिंग के पीछे क्या हो सकता है जो आपके दिमाग में चल रहा हो? ये तो एकदम प्रायोजित है। आप खुद देखिए कि एनटीए एक संस्था बनाई गई जिसके जरिए परीक्षाएं कराने का ठेका उसको दे दिया गया। वो कोई गवर्नमेंट संस्था नहीं है, वो एक प्राइवेट संस्था, और हर परीक्षा के लिए वह कई सारी अन्य कंपनियों को ठेका देती है। और एनटीए का जो चेयरमैन है वो एबीवीपी का सदस्य था, संघ से जुड़ा हुआ था, और संघ जिस भी विभाग में जिस पेनिट्रेशन संघ का हुआ है वह विभाग पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका है। हर विभाग जो संघ के हाथ में गया है वह तबाही बर्बादी के कगार पर खड़ा है और आम जनता से वह विमुख होता जा रहा है। और इसी क्रम में एनटीए को बनाया गया और जानबूझ करके, क्योंकि भाजपा को जो आज सत्ता में बैठी हुई है, सारे विभागों को अंबानी, अडानी, जिंदल मित्तल को बेच देना है।
पूरे पर्यावरण को तबाह कर देना है। हसदेव जंगल से लेकर के बक्सावा जंगल तक सब कुछ उनको दे देना है। विकास के नाम पर इलाहाबाद का विनाश करते हुए पेड़ों को काटने का ठेका इन तमाम पूंजीपतियों को दे देना है। और अगर इन पूंजीपतियों को यह ठेका देंगे, सारे विभागों को प्राइवेट करेंगे, तो जाहिरा तौर पर कर्मचारियों की संख्या को कम करना पड़ेगा विभागों में, ताकि कर्मचारियों का कोई व्यवस्थित संगठित प्रतिरोध इनके सामने खड़ा ना हो सके। और इसलिए ज़रूरत है इनको कि किसी तरीके से कर्मचारियों को विभागों में पहुंचने से रोका जाए। और इस रोकने के लिए एकदम जानबूझ करके पर्चा लीक कराया जा रहा है। और यह मैं नहीं कर रहा हूँ, इसके तो बाकायदा आंकड़े हैं। 2017 में एसएससी सीजीएल का पर्चा लीक हुआ था। उसका जो मुख्य अभियुक्त, 15 लोग गिरफ्तार हुए थे। मुख्य अभियुक्त जो था वो एबीवीपी का सदस्य था। वो आज मध्य प्रदेश से विधायक है। आप सहज तरीके से सोच सकते हैं कि कितनी प्लानिंग के साथ ये काम किया जा रहा है। एनटीए पर्चा लीक लगातार एनटीए से हो रहा था, और अब जब पर्चा लीक का एक मामला खड़ा हुआ और यह हुआ कि इस पर जांच कराई जाए, तो जांच कमेटी का हेड किसको बनाया गया? फिर एनटीए के हेड को जांच कमेटी का हेड बना दिया गया। क्यों? जो चोर है वही तहसीलदार बन जाएगा और वही थानेदार बन जाएगा, तो वह किसके लिए सेवा करेगा? ये तो बहुत सिंपल सी बात है। तो इसलिए जानबूझ करके बहुत सचेत तरीके से तमाम सरकारी विभागों को प्राइवेट करने के मकसद से पर्चों को लीक करवाया जा रहा है। नौकरियों को छात्रों नौजवानों को नहीं दिया जा रहा है। बिल्कुल। जैसा कि अविनाश जी ने एक बात कही कि निजीकरण वाला मामला जो चल रहा है, यानी कि सारी संस्थाओं की जो सरकारी संस्थाएं हैं उनको उनका निजीकरण करने के लिए ये सारा एक प्रोपोगंडा रचा जा रहा है। कहीं कहीं ये सुनियोजित प्लान है, जिसके तहत कि अगर वैकेंसी जो है हम भरेंगे नहीं और रिक्तियाँ पूरी होंगी नहीं, तो वैसे ये लोग जो है दर दर भटकेंगे, तो वो एक प्रकार से निजीकरण ही हो गया है ना। आगे क्या कुछ आप लोगों के प्लान है? क्या लगता है आप लोगों को इस तरह से सड़कों पर निकलने से, कूच करने से, आंदोलन करने से क्या आप लोगों की मांगे पूरी हो सकती है, या फिर आप लोगों की मांगों पर विचार किया जा सकता है? एकदम किया जा सकता है। यही एनटीए जब नीट का पर्चा लीक हुआ था तो मानने के लिए तैयार नहीं था कि नीट का पर्चा लीक हुआ है। यही एनटीए के संदर्भ में जो धर्मेंद्र प्रधान है, जो बेशर्मी के साथ कुर्सी से चिपका हुआ है, वो ये कह रहा था कि एनटीए में कोई पर्चा लीक नहीं हुआ है। एनटीए ने कह दिया मतलब सब कुछ साफ सुथरा है। लेकिन सच्चाई क्या है? जब छात्र देश भर में जगह जगह सड़कों पर उतरे, बेशक उन पर लाठीचार्ज हो गई, लेकिन छात्रों के आंदोलन के दबाव में एनटीए चीफ को हटाना पड़ गया। नीट के परीक्षा में जो पहले कहा जा रहा था कि एकदम साफ सुथरा परीक्षा हुआ है, जिस दिन पेपर हुआ था उस दिन एनटीए ने अपने साइट पे डाला कि केवल एक सेंटर को छोड़ करके, वो भी जो संदिग्ध सेंटर है उसका नाम नहीं लिया था, एक सेंटर को लेकर के हर जगह परीक्षा समय से कराई जा चुकी है और हर जगह परीक्षा फेयर तरीके से हुई है। वही एनटीए मान रहा है कि 1563 लोगों को ग्रेस मार्क हमने दिया है। यह छात्रों के आंदोलन की जीत है। कुछ बयान आ रहे हैं अविनाश जी सामने, जिसमें बताया ये जा रहा है कि जो नीट वाला जो एग्ज़ाम है उसको लेकर लोग बाग एक मुद्दा बना रहे हैं। हालांकि ऐसा कुछ नहीं है, लोगों को समझने की जो है फेर है, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं है। और वहीं पर तेजस्वी यादव को भी टारगेट में लिया गया था। एकदम ये फर्जी मुद्दा बनाया जा रहा है। अगर कुछ नहीं हुआ है तो 1567 लड़कों के लिए नए सिरे से एग्ज़ाम क्यों कराया जा रहा है? तब तो एनटीए को इस पर सीधे खड़ा हो जाना चाहिए कि नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। दूसरी बात, पुरुषोत्तम रॉय जो गोधरा में जिस सेंटर पर पैसा पाया गया, ओएमआर सीट पाई गई, वहाँ का प्रबंधक था। पुरुषोत्तम राय का संपर्क भाजपा से है और उसको गिरफ्तार क्यों किया गया? उसकी तलाशी क्यों चली? अभी गिरफ्तार नहीं किया गया क्योंकि भाजपा के पास इतना हिम्मत अभी नहीं है कि अपने ही कार्यकर्ताओं पर हाथ डाल दे। वो बहुत कोशिश करती है बचाने के लिए, लेकिन उसकी तलाशी क्यों चल रही है? अगर नहीं है तो क्यों अखबारों में लगातार जो मोदी सरकार मीडिया को इस तरीके से खरीद सकती है कि मीडिया वाले यह बात कर सकते हैं कि 2000 के नोट में चिप लगा हुआ है, वो मीडिया आज यह छाप रही है कि नीट में पर्चा लीक हुआ है और मोदी सरकार कुछ नहीं कर रही है। दैनिक भास्कर ने एक दिन मोदी सरकार पे सवाल किया था तो उसके कार्यालय पे छापा पड़ गया, दीवार पर छापा पड़ गया, बीबीसी पर छापा पड़ गया। मोदी सरकार हर जगह छापा डालने रही है और अब हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, अमर उजाला की इतनी औकात हो गई है कि मोदी सरकार के खिलाफ सीधे खुल करके बोल दे और मोदी सरकार कुछ नहीं करेगी। पर्चा लीक हुआ है, वही होता है कि जब आदमी नंगई पे उतर आता है तो अपने को बचाने के लिए कुछ भी करता है। जैसे कि अभी कल ही भारतीय जनता पार्टी का जो वो है, उसने बोला कि पर्चा लीक की जननी कांग्रेस है। अच्छा, पर्चा लीक की जननी कांग्रेस है तो पिछले 10 सालों से आप राज कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हैं? तो ये फर्जी एक नैरेटिव तय किया जा रहा है
और इस फर्जी नैरेटिव में हम आपको एक जनपक्षधर मीडिया मानते हैं और हम मानते हैं कि आप इसमें नहीं फंसेंगे और ऐसे नैरेटिव को लेकर के आप भी लोगों के बीच में नहीं जाएंगे। चलिए ठीक है। तो दोस्तों बता दें कि जिनको आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं ये कोई लग्जरी परिवार से नहीं बिलोंग करते, बल्कि कुछ इसमें किसान परिवार के लड़के भी हैं। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने माँ बाप से खर्च लेकर अपने माँ बाप की स्थिति और परिस्थितियों को समझते हुए लगातार तैयारी करते रहे, लेकिन आज जब इनके साथ ऐसा कुछ हो जाता है, इनकी उम्मीदों पर, इनकी आशाओं पर जब पानी फिर जाता है, तो दरअसल ये लोग करें भी क्या। आज जो ये कर रहे हैं कहीं ना कहीं संवैधानिक रूप से ये अपने हक और अधिकारों की मांग कर रहे हैं। एक बहन जी आइए, इनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम हुआ बहन आपका? मेरा नाम चंचल है। मैं यूनिवर्सिटी से मैं कर रही हूँ। जी। मैंने आर का भी पेपर दिया था हाँ हाँ और यूपी पुलिस का भी डाला था, पेपर लीक हो गया। और अभी नेट का भी पेपर दिया, वह भी लीक हो गया, हाँ। वो तो रद्द हो गया है। लगातार ये चीज़ें जिस तरीके से लगातार चल रही हैं, हाँ। अब तो भरोसा ही नहीं होता है कि क्या उम्मीद लेकर के हम पढ़ें, क्या उम्मीद लेकर के तैयारी करें। ये बिल्कुल मतलब एक भयंकर स्थिति है और इसीलिए हम लोग को सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। और क्या नाम हो बहन? मेरा नाम निधि है। मैं यूनिवर्सिटी से बीए कर रही हूँ। जी। निधि बहन को आज क्यों इस तरह से सड़कों में भटकना पड़ रहा है? हाथों में दफ्तिया लिए एक नारा है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो। क्यों इस्तीफा दिलवा रहे हैं? अच्छे खासे जब पद में सारे बैठे हैं। मतलब वो अपनी जगह बैठे हैं, लेकिन हम लोग को जब पढ़ाई कर रहे हैं इतने मेहनत से और नौकरी ही नहीं मिलेगी, और एक इतना पढ़ाई करने के बाद फिर से वही चलो फिर पहले की तरह करो, पढ़ाई नौकरी मिलनी ही नहीं है। यूपी पेपर मैं दी थी और 18 तारीख को मैं गई थी, यहाँ से गांव गई थी, मेरा सेंटर उधर ही था। लेकिन यहाँ आने के बाद 2-3 दिन बाद पता चला पेपर कैंसिल ही होने वाला है, और कैंसिल भी हो गया। और हमारे पापा किसान हैं एक, और सही कहूँ तो वो रोज वाले मजदूर हैं, और उसी से हमको पढ़ाते हैं यहाँ पे। फिलहाल मैं तो स्तब्ध रह गया। आप लोग क्या सोचते हैं ज़रा कमेंट करके बताइएगा। किसी पूंजीपति के, किसी नेता के, किसी मंत्री के, किसी विधायक के लड़के को आपने कभी इस तरह से रोते हुए लगते नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो एक लग्जरी परिवार से बिलोंग करता है। उसके घर में सारी वो सुख सुविधाएं मौजूद हैं, जिसके लिए लोग बाग तमाम जद्दोजहद करते हैं। जरा इन बच्चों का भी दर्द जानिए। कभी किसी नेता मंत्री का, विधायक का या सांसद का लड़का कभी इतनी हाई फाई तैयारियां नहीं करता। वो बिना पढ़े लिखे इंजीनियर बन जाता, बिना पढ़े लिखे अब तो IAS बन जाते हैं। लेकिन जरा इन लोगों से पूछिए जो धरती से जुड़े हुए, ज़मीन से जुड़े हुए जो बच्चे हैं, जिनके माँ बाप रोज़मर्रा की ज़िंदगी जी करके, मजदूरी करके इन लोगों को शहर पढ़ने के लिए भेजते हैं, और जिस मुकाम को हासिल करने के लिए वो भेजते हैं, अगर उस पर ही पानी फिर जाए तो उसके बाद से उन लोगों पर क्या कुछ बीतेगी ये आप बाखूबी समझ सकते हैं। और जिस तरह से सरकार की उदासीनता इस समय छात्र छात्राओं पर देखी जा रही है, इससे तो साफ तय हो गया है कि आने वाले समय में हो सकता है कि फिर से एक बार देश को आज से उस 1857 वाले समय में ले जाया जाए कि जब लोग बाग पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे। कोई कह देता था कि भैया बैलगाड़ी हाँको, तो बैलगाड़ी हाँकते थे, कोई कुछ काम कह देते थे। वो यानी कि कुल मिला के एक गुलामी की दिशा और दशा में जा रहा है देश। क्योंकि जब आने वाला भविष्य इस तरह से इधर उधर सड़कों में फिरेगा तो उसके बाद से क्या कुछ होगा ये आप समझ सकते हैं। एक भाई साहब हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं, थोड़ा सा जानने का प्रयास करते हैं कि ये भी लोगों के साथ हैं, छात्र छात्राओं के साथ है। क्या परिचय हो भैया? जी, मेरा नाम मोनिस रहमान है। जी। मैं भूतपूर्व छात्र हूँ इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। मैंने MA B.Ed किया हुआ है, और B.Ed की परीक्षा मैंने भी अपने समय में दी थी। B.Ed किए हैं? जी। फिर उसके बाद सिर्फ B.Ed ही किए बैठे हैं कि आगे? नहीं, आगे वो PhD कर लिए होंगे? नहीं, PhD नहीं किया। हाँ। क्वालिफाइंग टेस्ट मैंने कई बार C.TET तक और UP-TET निकाला हुआ है, लेकिन बस उसके बाद बैठे हैं, बस यही कहने का। क्योंकि 2018 के बाद से कोई भर्ती नहीं आई है हाँ। शिक्षा विभाग में। जी। और उसमें भी किस तरह से 2016 वाली वैकेंसी भरी गई थी उसका भी हाल जानते ही हैं छात्र नौजवान। तो बहरहाल मेरा जुड़ाव इस स्तर पे है कि मैं ख़ुद तो जो है सरकारी नौकरी के लिए कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो हमारे भाई बहन हैं बिल्कुल और अधिकार के लिए अपने अगर सड़क पे आते हैं तो मैं बिल्कुल उनका साथ खड़ा हूँ। उत्तर प्रदेश अपर DGP का एक पेपर एक आदेश लीक हो जाता है, जिसमें ये कहा जाता है कि अब सारे के सारे उप निरीक्षकों को जो है आउटसोर्सिंग पर रखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं अभी अविनाश जी ने बताया
कि ये निजीकरण का मामला है, कहीं ना कहीं आउटसोर्सिंग वाला मामला है कि जिस तरह से छात्र छात्राओं के साथ एक सौतेला व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरह से लोगों को जी अग्निवीर योजना भी तो वही है ना हाँ। कि आप 4 साल तक नौकरी पे रखिए, उसके बाद से दूध में पड़ी हुई मक्खी के जैसे निकाल करके फेंक दीजिए। पुलिस वीर भी बनाने की हाँ, सोची पुलिस थी, भी। और शिक्षक वीर। योगी सरकार जब पहली बार सत्ता में आई थी तो उसने तो कहा ही था कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जितनी भी नौकरियां हैं उसमें पहले 4 साल 5 साल जो होगा वो संविदा पे होगा और 5 साल के बाद मूल्यांकन किया जाएगा और जो उस मूल्यांकन में पास होगा उसको आगे नौकरी दी जाएगी। इतने बेशर्म हैं भाजपा वाले, ये कहते हैं कि 50 साल के बाद सारे कर्मचारियों की स्क्रीनिंग टेस्ट होनी चाहिए, क्योंकि 50 साल के बाद लोगों की बुद्धि काम करना बंद कर देती है। और प्रधानमंत्री 74 साल का बैठा हुआ है, वो उसकी बुद्धि काम करती है। मतलब प्रधानमंत्री की बुद्धि हमारे देश में काम करती है और आम कर्मचारियों की बुद्धि 50 साल में काम करना बंद कर देती है। 5 साल बाद छात्र नौजवान जो 5-5 साल 10-10 साल तैयारी करके नौकरी पाते हैं, 5 साल बाद उनका आप मूल्यांकन करेंगे किस आधार पर? कौन मूल्यांकन करेगा? शिक्षा मंत्री तो आप पहले कार्यकाल में स्मृति ईरानी को बनाए थे जिनकी 12वीं की मार्कशीट नहीं बनी थी, तो वो मूल्यांकन करेंगे। एंटायर पॉलिटिकल साइंस में मोदी साहब एमए की डिग्री हासिल किए हैं। एंटायर पॉलिटिकल साइंस बस एक बार दिल्ली विश्वविद्यालय में शुरू हुआ, उसमें एक लड़के को डिग्री मिली और मोदी साहब को मिली, इसके अलावा किसी को नहीं मिली। तो खुद फर्जी डिग्री ले करके लोगों के सीने पर मूंग धरने वाले लोग अब तय कर रहे हैं कि देश में नौकरियों की स्थिति क्या होगी, छात्र नौजवानों की योग्यता क्या होगी। इससे ज़्यादा एक लोकतांत्रिक समाज का पतन और क्या ही हो सकता है। और वो भी नीट जैसे एग्ज़ाम का पर्चा लीक हो जाए तो इनको कहीं ना कहीं कोरोना काल से सीख लेनी चाहिए थी। बिल्कुल, नीट में पर्चा लीक होना ये तो केवल और केवल छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ थोड़ी है। 140 करोड़ देश की यह जो जनता है, जो रोज बरोज किसी न किसी अस्पताल में जाती है, कभी अपने बाप को लेकर, कभी बेटे को लेकर, कभी अपने को लेकर, कभी माँ को लेकर के, इन सबके साथ धोखा है। ये ना खाऊंगा ना खाने दूंगा की बात जो मोदी साहब ने कहा था, वो दरअसल इस रूप में ही चरितार्थ हो रही है कि खाए बगैर लोगों को मार देंगे, लोग रोजगार नहीं पाएंगे, नौकरी नहीं पाएंगे, और जो लोग किसी तरीके से जीने का कोई इंतजाम कर लेंगे उनको दवाई इलाज के बगैर मार देंगे। क्योंकि ये जो तमाम 30-30 लाख रुपए दे करके पर्चा लीक करवाए हुए हैं, ये डॉक्टर बनेंगे तो क्या करेंगे? ये तो बहुत सहज तरीके से पूरी जनता के साथ धोखा है। और हमारा तो यही कहना है कि इसके खिलाफ एक बड़े प्रोटेस्ट की दिशा में आगे बढ़ना ही चाहिए। जनता की ताकत इनको धूल में मिला सकती है, जनता की ताकत अगर इनको उठा सकती है तो इनको धूल में भी मिला सकती है, और हिटलर को भी धूल में मिलाई थी। एक खामियाजा तो अभी भोगने को मिला है। बिल्कुल। चलिए ठीक है। दोस्तों हम प्रयागराज में मौजूद थे, बहुत सारे हमारे साथ छात्र और छात्राएं थी जिनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो तैयारी कर रहे थे। ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, कुछ शहरी क्षेत्र से भी आते हैं, लेकिन मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं। ज़्यादातर अगर वीवीआईपी के बच्चे होते तो इस तरह से सड़कों पर ना होते, लग्जरी एसी वाली कार में बैठकर, लग्जरी गाड़ियों में बैठकर या फिर शीश महल में बैठकर कहीं ऐसो आराम कर रहे होते, क्योंकि उनको तो फिक्र ही नहीं है कि हमें क्या करना है ये सारे झमेले पाल के। लेकिन इन लोगों को देखने के बाद आप ये खुद महसूस कर सकते हैं कि ये बच्चे हैं कैसे, मध्यम वर्गीय परिवार से हैं। फिलहाल आप लोग क्या सोचते हैं इन लोगों की बातों को लेकर और इन लोगों के मामले को लेकर, जिस तरह से पेपर लीक हो रहा है उस पेपर लीक के मामले को लेकर? कमेंट करके बताइएगा। तो मिलते हैं किसी दूसरी खबर में, तब तक के लिए नमस्कार।